हमारा मेन कैरेक्टर कुरोटा इसे एक ऑर्डिनरी लड़का होता है जो एक बहुत ही सिंपल रूल पर जीता है, और वो रूल ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हमेशा लोगों का अच्छा ही करना है। वह जिसे भी हेल्प कर सकता है बिना कुछ रिटर्न मांगे हेल्प करता रहता है, लेकिन फिर भी किस्मत को जैसे उसकी काइंडनेस से पर्सनल दिक्कत हो जाती है। उसका हर अच्छा काम किसी न किसी तरह डिजास्टर में बदल जाता है। जब वो अपना सारा पैसा एक होमलेस मैन को दे देता है तो बदले में उसे इंसल्ट्स मिलते हैं, पर जब वह एक ओल्ड वुमन की हेल्प करता है तो वह पैनिक कर जाती है, उसे चोर बोल देती है और पूरी भीड़ को उसके अगेंस्ट कर देती है। यह देखकर कुरोटा किसी तरह बेइज्जत होने से बच जाता है और उसे लगता है कि शायद अब नाइटमेयर खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी हेवन से आया एक पॉट सीधे उसके सिर पर आकर लगता है और वही ओल्ड लेडी उसे ढूंढते हुए आती है और अपनी केन से उसे पीट पीट कर मार देती है, जिससे उसकी बेकार लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। आखिरी सांस लेते वक्त कुरोटा की पूरी लाइफ रिग्रेट से भरी होती है, क्योंकि वह बस हेल्प ही तो करना चाहता था। जैसे ही कुरोटा अपनी आंखें खोलता है वह खुद को आफ्टर लाइफ के गेट पर देखता है, जहां उसकी मुलाकात एंजल गैब्रियल से होती है। गैब्रियल उसे बताता है कि वह उसे यह बताने आया है कि उसे आगे कहाँ भेजा जाएगा, और उसके लिए सबसे बड़ा शॉक ये होता है जब गैब्रियल उसे बताता है कि उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हेल है। ये सुनते ही कुरोटा पेन और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है, जमीन पर मुक्के मारता है और पूछता है कि उसने पूरी लाइफ गुड किया, फिर बदले में उसे हेल क्यों मिल रहा है। ये सुनकर गैब्रियल को एहसास होता है कि कुरोटा सच बोल रहा है और कुछ चीजें एड अप नहीं हो रही है। इसके बाद गैब्रियल तुरंत मैटर को चेक करने का फैसला करता है और एक स्केल निकालता है। तभी उसे पता चलता है कि सिस्टम में एक डिजाइन फ्लॉ है, क्योंकि कुरोटा का कार्मा एक्चुअली इन्वर्टेड था। यह सुनकर कुरोटा शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है, जिस पर गैब्रियल उसे समझाता है कि हर लिविंग थिंग के पास कार्मा एनर्जी होती है। बेसिकली जितने ज्यादा गुड डीड्स कोई करता है उतनी ही उसके आसपास की एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होती है और इससे गुड थिंग्स वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कुरोटा के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने जितने भी गुड डीड्स किए थे उन सब ने नेगेटिव कर्मा जनरेट किया था। गैब्रियल बताता है कि यही उसकी सारी मिसफॉर्चून की वजह है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा गुड किया था। वह ये भी बताता है कि इस वक्त उसका कार्मा सबसे वर्स्ट स्टेट में है, और पर्सपेक्टिव देने के लिए कहता है कि यह एक हेनस क्रिमिनल के कर्मा से भी ज्यादा खराब है। ये सुनकर कुरोटा स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे अल्टीमेट पनिशमेंट मिलने वाला है। गैब्रियल कंफर्म करता है कि वह हेल में इटर्नल एगनी सफर करने के लिए डिस्टाइंड है, लेकिन फिर वो उसे कहता है कि वरी मत करो, क्योंकि वह अपने प्रोटेक्शन में रहने वालों को एबंडन नहीं करता। एक नाइस एंजल होने के नाते गैब्रियल कुरोटा को एश्योर करता है कि वह उसके लिए कोई सोल्यूशन जरूर निकालेगा। इसके बाद वह उसे यूनिवर्स के अलग अलग वर्ल्ड्स दिखाता है, जिनमें से एक अर्थ भी होता है, लेकिन वह बताता है कि वह उसे उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि अर्थ पर मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा अर्थ पर डेड को वापस लाना भी पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वह है उसे एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में भेजना। कुरोटा की हेल्प के लिए गैब्रियल कहता है कि वह ऐसा वर्ल्ड ढूंढेगा जहां उसके जैसा कोई एग्जिस्ट करता हो। वह जल्दी से सर्च करता है और मल्टी डायमेंशनल मैजिक वाले एक वर्ल्ड को सिलेक्ट करता है। वहां गैब्रियल एक मेज को स्पॉट करता है जिसने अभी अभी एक फॉरबिडन स्पेल ट्राई किया होता है, जिससे उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, हालांकि उसका बॉडी अभी भी अलाइव और एम्प्टी होता है। इसके बाद गैब्रियल कुरोटा को बताता है कि वह उसे उसी बॉडी में भेजने वाला है। यह सुनकर कुरोटा कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन गैब्रियल उसे काम रहने को कहता है और अश्योर करता है कि उसे सब कुछ जल्द समझ आ जाएगा। इसके साथ ही गैब्रियल उसे इन्वर्टेड कार्मा कॉम्पेंसेशन के तौर पर एक स्मॉल गिफ्ट देने की बात करता है। वह गिफ्ट अल्टीमेट कर्मा होता है, जो एक स्टेटस विंडो के रूप में कुरोटा के सामने दिखाई देता है। स्क्रीन पर लिखा होता है कि हर गुड डीड पर उसे 100 लक पॉइंट्स मिलेंगे, और ये लक पॉइंट्स टेम्पररी होंगे। इसके बाद गैब्रियल उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे व्हाइट मेज को ढूंढना होगा, क्योंकि वही एक ऐसा मेज है जिसके पास उसे अर्थ वापस भेजने की मैजिक है। फिर भी कुरोटा कंफ्यूज्ड रहता है कि उसे करना क्या है, जिस पर गैब्रियल कहता है कि वो खुद भी नहीं जानता। गैब्रियल मेंशन करता है कि उसे यूनिवर्स में हो रही चीजों में इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं है। इसके बावजूद वह कुरोटा को गुड लक विश करता है और उम्मीद करता है कि इस बार लक उसका साथ दे।
जैसे ही गैब्रियल उसे सेंड ऑफ करता है वह उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिंसियरली अपॉलॉजी देता है। इसके बाद कुरोटा की सोल एस्ट्रल पोर्टल से गुजरती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को उस मेज की बॉडी में पाता है। ये देखकर कुरोटा सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसे सच में लाइफ का सेकंड चांस मिल गया होता है। अब जब वो सेकंड क्लीपर होता है तो उसे याद आता है कि उसका मिशन व्हाइट मेज को ढूंढना है ताकि वह अर्थ वापस जाकर नॉर्मल लाइफ जी सके। इसके बाद कुरोटा खड़ा होता है, मिरर के पास जाता है और अपनी न्यू बैडास लुक देखकर इम्प्रेस्ड होता है। तभी उसके पीछे से एक लाउड नॉइस आती है। वह इन्वेस्टिगेट करने जाता है और जो वह देखता है उससे उसके पूरे बॉडी में शॉक की वेव दौड़ जाती है। उसके सामने हजारों मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं जो चांट कर रहे होते हैं लॉन्ग लिव द ब्लैक मेज। और इसी बीच जब वो अभी भी ट्रेम्बलिंग कर रहा होता है एक गॉब्लिन उसके पीछे अपीयर होता है और उसे क्लोक पहनने को कहता है। इसके बाद वह गॉब्लिन मॉन्स्टर से कहता है कि हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के लिए चीयर करो जिसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी गुड डीड परफॉर्म नहीं किया। बेसिकली ब्लैक मेज दुनिया की सबसे वर्स्ट अट्रॉसिटीज करने के लिए जाना जाता है और इसी वजह से उसे ईविल का इनकारनेशन माना जाता है। यह सब देखकर कुरोटा प्रोसेस नहीं कर पाता कि वह क्या देख रहा है और वह अंदर की तरफ भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट भागने का होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह मॉन्स्टर्स के बीच क्या कर रहा है। तब वही गॉब्लिन उसके पास अपीयर होता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये देखकर कुरोटा ऑलमोस्ट फेंट हो जाता है और गुस्से में पूछता है कि वह उससे क्या चाहता है। गॉब्लिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और खुद को ग्रेट बताता है। वह कुरोटा को बताता है कि वह उसका न्यू एडवाइजर है जिसे उसने कल ही अपॉइंट किया था। यह सुनते ही कुरोटा उससे पूछता है कि उसके कासल के सामने सैकड़ों मॉन्स्टर्स क्यों खड़े हैं, जिस पर ग्रुट स्माइल करते हुए जवाब देता है कि वे सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें गैदर होने का ऑर्डर उसी ने दिया था। अपेरेंटली ब्लैक मेज आसपास के विलेजेस पर अटैक करने वाला था और इसी वजह से उसने अपनी आर्मी समन की थी। यह सुनकर कुरोटा फ्रीक आउट हो जाता है और वह ग्रुट से कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा था सब कैंसिल कर दे। यह सुनकर ग्रुट शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह तुरंत खुद को ब्लेम करने लगता है और सरप्राइजिंग तरीके से अपनी फिंगर फ्लिक करके खुद को आग लगा लेता है। यह देखकर कुरोटा शॉक्ड हो जाता है और इंस्टिंक्टिवली अपनी मैजिक यूज करके आग को रोक देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है स्टेटस विंडो उसे इन्फॉर्म करती है कि अल्टीमेट कार्मा एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद ग्रुट और भी वियर्ड बिहेव करने लगता है। वो घुटनों पर बैठ जाता है और कुरोटा से फॉरगिवनेस मांगता है और डेथ की मर्सी देने को कहता है। ये सुनकर कुरोटा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जिस पर ग्रट कहता है कि ये सब उसकी गलती थी, लेकिन वह प्रीवियस एडवाइजर्स की तरह एंड नहीं होना चाहता जिनकी सोल्स की स्क्रीम्स अभी भी कासल के अंदर एको करती हैं। ये सुनकर कुरोटा उससे पूछता है कि वह क्या मतलब निकाल रहा है, जिस पर ग्रुट दीवार की तरफ पॉइंट करता है। कुरोटा पलट कर देखता है और दीवार पर सैकड़ों कटे हुए सिर लगे होते हैं। यह देखकर वह चीख पड़ता है और पूछता है कि वह आखिर क्या देख रहा है। वह डिस्गस्ट के साथ दीवार के पास जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इन सब ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से इन्हें इतनी ग्रूजम डेथ मिली। वह ध्यान से देखता है और पाता है कि दीवार पर नेम टैग्स लगे होते हैं जिनमें उनकी डेथ का रीजन लिखा होता है। एक एडवाइजर ऐसा होता है जिसने किंग के एडवाइजर के तौर पर 6 डेज काम किया था और लेट होने की वजह से उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। वहीं एक और एडवाइजर ऐसा होता है जिसने 13 डेज तक सर्व किया था और कासल से भागने की कोशिश करने पर उसे ब्रूटली एलिमिनेट कर दिया गया था। एक एडवाइजर ऐसा भी होता है जिसने सिर्फ 31 मिनट सर्व किया था और सिर्फ थूकने की वजह से उसे मार दिया गया था। यह देखकर कुरोटा स्टन्ड रह जाता है कि उसका फॉर्मर सेल्फ कितना ज्यादा ईविल था, जिस पर वह तुरंत क्रूट से कहता है कि उसका उसे हार्म करने का कोई इरादा नहीं है। इसी वजह से कुरोटा क्रूट से कहता है कि उसने उसे अपना लाइफ लॉन्ग एडवाइजर अपॉइंट किया है। यह सुनकर क्रूट शॉक्ड हो जाता है और वह कुरोटा को इस अपॉइंटमेंट के लिए थैंक्स करता है। इसके बाद कुरोटा उससे कहता है कि उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और चाहे वो कितने भी स्ट्रेंज क्यों न लगे वह चाहता है कि ग्रूट हर चीज का प्रॉपर जवाब दे। सबसे पहला सवाल कुरोटा उससे पूछता है कि वह कौन है, जिस पर ग्रूट जवाब देता है कि वह यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट ब्लैक मेज है। इसके बाद कुरोटा उससे उसका नाम पूछता है और ग्रूट जवाब देता है कि उसका नाम ही ब्लैक मेज है। इसके बाद कुरोटा ग्रूट से पूछता है कि वे लोग अभी कहाँ हैं। यह सुनकर ग्रूट को लगता है कि कुरोटा ये सारे सवाल उसे एडवाइजर के तौर पर टेस्ट करने के लिए पूछ रहा है, जिस पर ग्रूट बताता है कि वे इस वक्त
उसके कासल में है, जो सदर्न लैंड्स पर रूल करने वाला एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस है। अपेरेंटली यही कासल उसकी आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर्स भी है। ये सुनते ही कुरोटा को एहसास होता है कि वह बेसिकली एक इविल ड्यूड के बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका है और अब वह मॉन्स्टर्स के पूरे किंगडम को कमांड कर रहा है। इसके बाद कुरोटा पूछता है कि वह सदर्न लैंड का रूलर कब से है। क्रोट 1 मिनट सोचता है और घबराकर जवाब देता है कि 40 मिनट हो चुके हैं। यह सुनकर कुरोटा उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि वह क्या बोल रहा है, जिस पर ग्रोट तुरंत खुद को करेक्ट करता है और कहता है कि उससे मिस्टेक हो गई थी। असल में वह कहना चाहता था 40 बिलियन ईयर्स, लेकिन कुरोटा को यह भी सही नहीं लगता। चेहरे पर डर साफ दिखाते हुए ग्रोट कहता है कि वह फिर से अपने मास्टर को फेल कर चुका है। इसके बाद वह एक नाइफ निकालता है और खुद को मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन कुरोटा उसे रोक लेता है और कहता है कि इतनी जल्दीबाजी मत कर। ग्रुट को खुद को मारने से रोकते ही अल्टीमेट कर्मा फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद कुरोटा ग्रुट को ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे लिविंग कंटिन्यू करनी है। कुरोटा उसे ये भी साफ बता देता है कि अगर उसने फिर कभी खुद को मारने की कोशिश की तो उसे बाकी सारे एडवाइजर से भी वर्स्ट डेथ मिलेगी। डीप डाउन कुरोटा सिर्फ ब्लफ कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर ईविल करने की हिम्मत ही नहीं होती। ग्रेट को अपने इंस्ट्रक्शन क्लियर देने के बाद कुरोटा को फिर से अपना मिशन याद आता है और वो है व्हाइट मेज को ढूंढना। कुरोटा डिसाइड करता है कि चाहे हालात कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, वह अर्थ वापस जाएगा, क्योंकि वह अपनी कंफर्टर को दोबारा देखना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम है। इसके बाद कुरोटा ग्रुट से पूछता है कि क्या वह स्टेटस विंडो देख सकता है, जिस पर ग्रुट जवाब देता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इससे कुरोटा समझ जाता है कि स्टेटस विंडो सिर्फ वही देख सकता है। इसके बाद कुरोटा ग्रुट से व्हाइट मेज के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि वह किस तरह का पर्सन है। जैसे ही यह सवाल उसके मुंह से निकलता है, रूम में मौजूद हर लिविंग थिंग के अंदर फियर फैलने लगता है, जिसमें ग्रुट भी शामिल होता है। ग्रुट जवाब देता है और कहता है कि व्हाइट मेज दुनिया का सबसे ट्रैशियस्ट गार्बेज है। ग्रुट आगे अश्योर करता है कि वह कुरोटा के लिए व्हाइट मेज का सिर ला कर देगा। कुरोटा कामली ग्रुट से कहता है कि उसे उसकी टेनेसिटी पसंद है, लेकिन वह ज्यादा इंटरेस्टेड ये जानने में है कि व्हाइट मेज किस तरह की मैजिक यूज करता है, जिस पर ग्रुट रिवील करता है कि व्हाइट मेज मल्टी डायमेंशनल मैजिक मैनिपुलेट करता है और मैसिव वोर्टेक्सेस क्रिएट करता है, जो उनके जैसे मॉन्स्टर्स को उड़ाकर दूसरे वर्ल्ड्स में फेंक देते हैं। यह सुनकर कुरोटा समझ जाता है कि उसे अर्थ वापस जाने का रास्ता मिल गया है। इसके बाद वह स्टेटस विंडो में दिख रही मल्टी डायमेंशनल मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि यह ब्लैक मैजिक के साथ कंपैटिबल नहीं है। इसे कुरोटा समझ जाता है कि व्हाइट मेज से हेल्प मांगना ही उसका ओनली ऑप्शन है। इसके बाद कुरोटा ग्रुट से पूछता है कि क्या उसे लगता है व्हाइट मेज अपनी मैजिक लेंड करेगा, जिस पर ग्रुट जवाब देता है कि व्हाइट मेज उसका आर्च एनिमी है। ग्रुट कुरोटा को बताता है कि व्हाइट मेज कुरोटा की हेल्प करने से पहले मर जाना प्रेफर करेगा। ये बात कुरोटा पहले से जानता होता है, लेकिन उसे लगता है कि गैब्रियल से मिली स्किल की वजह से उसके पास थोड़ा एडवांटेज जरूर होगा। इसके बाद कुरोटा अल्टीमेट कर्मा के बारे में और इन्फो चेक करने का डिसाइड करता है। सिस्टम उसे बताता है कि जैसे जैसे उसके लक पॉइंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी विशेस फुलफिल होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। यह सुनकर कुरोटा समझ जाता है कि उसे लगातार गुड डीड्स अक्यूमुलेट करते रहना है। उसे याद आता है कि उसने ग्रट की लाइफ 2 बार सेव की थी, यानी उसके पास ऑलरेडी 200 पॉइंट्स होने चाहिए थे। लेकिन जब वह अपने टोटल लक पॉइंट्स चेक करता है तो देखता है कि वो अभी भी 0 पर स्टक है। उसे लगता है कि शायद ये सिस्टम बग है, जिस पर वह और चेक करता है और देखता है कि उसका कार्मा स्टेट सबसे वर्स्ट है। बेसिकली उस पर एक इटर्नल क्रस लगा होता है, जिसकी वजह से उसकी लक सील हो चुकी होती है और लक पॉइंट्स ऐड ही नहीं हो पाते। ये देखकर कुरोटा फ्रीक आउट हो जाता है, क्योंकि लक के बिना मल्टी डायमेंशनल मैजिक पाना इम्पॉसिबल है। वो अब भी यही सोच रहा होता है कि क्या किया जाए, तभी एक न्यू क्वेस्ट अपीयर होती है जो बताती है कि वह एक स्पेशल गुड डीड परफॉर्म करके इस कर्स को लिफ्ट कर सकता है। अगले कुछ दिनों तक कुरोटा कासल के अंदर गुड डीड्स अक्यूमुलेट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ग्रट की लाइफ 2 बार सेव करना भी उसकी सील्ड लक अनलॉक करने के लिए इनफ नहीं होता। एक क्वेस्ट के दौरान जब वह एक गुड डीड परफॉर्म करने की कोशिश करता है, वह अपने फॉलोअर्स को एक डूड को एक्सिक्यूट करने से रोक देता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे तुरंत रिलीज कर दिया जाए। यह सुनकर मॉन्स्टर्स पिस्ड हो जाते हैं, क्योंकि कुरोटा सपोज टू बी द बिग बैड गाय होता है, जिस पर ग्रुट उसे बताता है कि वह ड्यूड एक सीरियल किलर है और इसी वजह से उसे मरना चाहिए। ग्रुट एक्सप्लेन करता है कि उसे रिलीज करने का मतलब
मतलब है कि वो और भी क्राइम्स करेगा। इससे पहले कि कुरोटा अपना ऑर्डर रिसिंड कर पाता, क्रिमिनल को ऑलरेडी रिलीज कर दिया जाता है। और जैसा ग्रुट ने कहा था, वह ड्यूड बिना टाइम वेस्ट किए किसी और को मार देता है, जिस पर सिस्टम कुरोटा को बैड एक्शन के लिए पनिश करता है। इसके बाद कुरोटा समझ जाता है कि कासल के अंदर गुड डीड्स एक्यूमुलेट करना शायद इम्पॉसिबल मिशन है। वह डिसाइड करता है कि उसे स्पेशल गुड डीड परफॉर्म करने के लिए कोई और वे ढूंढना होगा, ताकि वह अपनी मॉम को बता सके कि वह अभी भी अलाइव है। इसी मिशन के साथ क्यूरोटा कासल छोड़ देता है और वेस्टर्न टेरिटरी की तरफ निकल पड़ता है। टेरिटरी के आउटस्कर्ट्स पर पहुंचते ही ग्रूट उससे पूछता है कि क्या वह सच में वेस्टर्न टेरिटरी में एंटर करना चाहता है, क्योंकि किसी भी वक्त सोल्जर्स अटैक कर सकते हैं। इतना डेंजरस होने के बावजूद क्यूरोटा को फर्क नहीं पड़ता और वह ग्रूट से कहता है कि उन्हें जर्नी कंटिन्यू करनी है। अपीयरेंटली उनके सामने वाले विलेज में एक व्हाइट मेज होता है और वही क्यूरोटा का टारगेट होता है। बेसिकली जो लोग मल्टी डायमेंशनल मैजिक हैंडल कर सकते हैं वो इमैकुलेट ऑर्डर नाम के कल्च से होते हैं, और उस कल्च को लीड करने वाला इंडिविजुअल ही व्हाइट मेज होता है। ग्रट बताता है कि विलेज में मौजूद लोग डिसाइपल्स हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे उनकी हेल्प करेंगे, बल्कि ग्रुट को लगता है कि वे लोग उन्हीं पर टर्न कर जाएंगे। ग्रुट कहता है कि अंदर जाने का ओनली वे ये है कि ऑर्डर से एक्सपेल्ड हुए एक मेज को ब्राइब किया जाए, जिस पर क्यूरोटा ग्रुट से पूछता है कि क्या वह मेज ये जॉब एक्सेप्ट करेगा। ग्रुट जवाब देता है कि शायद कर ले, क्योंकि उसे टीरियन द ग्रीडी कहा जाता है। अपेरेंटली टीरियन मल्टी डायमेंशनल मैजिक से पैसा कमा रही थी और इसी वजह से उसे ऑर्डर से एक्सपेल कर दिया गया था। यह सुनकर क्यूरोटा खुश हो जाता है, क्योंकि वह एक रिच ब्लैक मेज है और उसे मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वे विलेज में एंटर करते हैं, उनकी नजर एक यंग लैड पर पड़ती है जो एक वेल के पास बैठा होता है और काफी सैड दिखता है। मॉन्स्टर होने के नाते ग्रुट बिना टाइम वेस्ट के सजेस्ट करता है कि वे उस लड़के को मार दे, लेकिन क्यूरोटा उसे रोक देता है और कहता है कि उसके पास इससे बेटर आइडिया है। इसके बाद क्यूरोटा लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह इतनी डेंजरस जगह पर अकेला क्यों बैठा है। क्यूरोटा जानना चाहता है कि क्या उसके पेरेंट्स नहीं है, जिस पर लड़का बताता है कि उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन उसके फादर ने एक इमेज से बहुत बड़ा डेट ले लिया था और उसे चुकाने में वह उसकी हेल्प कर रहा है। यह सुनकर क्यूरोटा उससे पूछता है कि क्या वह टीरियन की बात कर रहा है, जिस पर लड़का सिर हिलाकर कंफर्म करता है। इसके बाद क्यूरोटा उससे पूछता है कि क्या उसे पता है टीरियन कहाँ है, और लड़का जवाब देता है कि इस वक्त सब लोग टैवर्न में टीरियन का शो देख रहे हैं। यह सुनकर क्यूरोटा ग्रुट से कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे एक काम करना है। यह सुनते ही ग्रुट अस्यूम कर लेता है कि क्यूरोटा चाहता है कि वह लड़के को टाइनी पीसेस में काट दे, जिस पर क्यूरोटा उसे रोकता है और कहता है कि सब ठीक है। इसके बाद क्यूरोटा अपनी मनी पाउच निकालता है और उसमें से एक गोल्ड कॉइन बाहर निकालता है। वह गोल्ड कॉइन लड़के को दे देता है और ये इमीडिएटली एक गुड डीड काउंट हो जाता है। गोल्ड कॉइन देखते ही लड़का एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है, लेकिन क्यूरोटा सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि सिस्टम में से कोई खास एक्शन नहीं मानता। दूसरी तरफ ग्रुट भी सरप्राइज्ड होता है कि उसका मास्टर एक ह्यूमन को गोल्ड कॉइन दे रहा है। क्यूरोटा ग्रुट की बात को गलत समझ लेता है और अस्यूम करता है कि शायद एक गोल्ड कॉइन इनफ नहीं है, जिस पर क्यूरोटा पूरा मनी पाउच ही लड़के को दे देता है और लड़का प्लेनेट का सबसे खुश इंसान बन जाता है। ये देखकर ग्रुट फ्रीक आउट हो जाता है और खुद से पूछने लगता है कि क्यूरोटा ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बावजूद क्यूरोटा की लक पर लगा सील इंटैक्ट रहता है, यानी उसने जो भी किया वो अभी भी इनफ नहीं है। दूसरी तरफ ग्रुट की सारी बिलीव्स हिलने लगती है, क्योंकि जो इंसान प्लेनेट का सबसे स्केरी मैन माना जाता है वो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है। ग्रुट अभी यही सोच रहा होता है, तभी वह नोटिस करता है कि लड़का क्यूरोटा के लिए सुपर ग्रेटफुल है। वह क्यूरोटा को अपना हीरो भी बुलाता है और यहीं से ग्रुट की डिल्यूजन शुरू हो जाती है। वह अस्यूम करने लगता है कि क्यूरोटा उस लड़के को अपना सक्सेसर बनाना चाहता है। उसकी इमेजिनेशन में पैसे की वजह से क्यूरोटा ने लड़के को अपने कंट्रोल में ले लिया है, ताकि वो हमेशा उसे अपना मास्टर मानकर वर्शिप करता रहे। ग्रुट इमेजिन करता है कि वह लड़का क्यूरोटा के करीब आने के लिए ढेर सारी एट्रोसिटीज करेगा और इवेंचुअली उसका एलाई बनकर सदर्न लैंड्स पर रूल करेगा। ग्रुट अभी यही सब इमेजिन कर रहा होता है, तभी क्यूरोटा उसे बुलाता है और कहता है कि अब चलने का टाइम हो गया है। कुछ मोमेंट्स बाद वे टैवर्न पहुंचते हैं, लेकिन वहां टीरियन का कोई साइन नहीं होता। तभी टैवर्न के सामने एक ब्राइट स्क्रीन इमर्ज होती है जो तुरंत सबका अटेंशन खींच लेती है। ग्रुट क्यूरोटा को केयरफुल रहने को कहता है, क्योंकि जो वह देख रहा है वह मल्टी डायमेंशनल मैजिक है। स्क्रीन के दूसरी तरफ दो बीइंग्स दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हुए फेयरवेल कह रहे होते हैं। जैसे ही सीन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर पहुंचने वाला होता है, स्क्रीन अचानक ऑफ हो जाती है। इसके बाद पीए सिस्टम ऑन होता है और स्पेक्टेटर्स को इन्फॉर्म करता है कि ब्रॉडकास्ट एंड हो चुका है। यह सुनते ही देखने वाले लोग फ्रीक आउट करने लगते हैं, क्योंकि बेस्ट पार्ट पर सब कट हो जाता है। अनाउंसमेंट सिस्टम की वॉइस उन्हें बताती है कि अगर वे मल्टी
डायमेंशनल मैजिक को रीस्टार्ट करना चाहते हैं और यूनिवर्स में क्या हो रहा है जानना चाहते हैं, तो उन्हें एक गोल्ड कॉइन इंसर्ट करना होगा। ये सुनते ही क्राउड में रायट जैसी सिचुएशन बन जाती है और लोग आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं कि कॉइन कौन डालेगा। इसी केओस के बीच क्रोटा मशीन के पास जाता है और एक गोल्ड कॉइन स्लाइड कर देता है और नॉब घुमाता है और स्क्रीन पर एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है। इसके बाद क्रोटा को कहा जाता है कि वह स्क्रीन पर अपना हाथ रखे और उस जगह के बारे में सोचे जिसे वह ऑब्जर्व करना चाहता है। क्रोटा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और मैजिक उसे अर्थ तक ले जाती है। इसके बाद वह डीप सोचता है कि वह असल में क्या देखना चाहता है और सरप्राइज में उसकी मॉम स्क्रीन पर अपीयर हो जाती है। यह देखते ही क्रोटा स्क्रीन को पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, होपिंग कि उसकी मॉम उसकी आवाज सुन ले और वह उसे बताता है कि वह ठीक है। रूम में मौजूद लोग अस्यूम करते हैं कि क्रोटा किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है क्योंकि वह बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा होता है। असल में क्रोटा की मॉम अपने बेटे की डेथ से बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है और वह पूरी तरह डिजेक्टेड दिखती है। पोर वुमन अभी तक रिकवर नहीं कर पाई होती और वह रोज क्रोटा की ग्रेव पर फ्लावर्स लेकर जाती है। क्रोटा की मॉम सेमेट्री से बाहर निकलती है और पब्लिक प्लेस में ही फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे जैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं वो बताती है कि उसे अपने बेटे की कितनी याद आती है। ये सीन इतना सैड होता है कि टैवरन में देखने वाले लोग भी अपनी आंखें रोक नहीं पाते। क्रूट ऊपर देखता है और पाता है कि क्रोटा भी रो रहा है और इससे पहले कि उसे एहसास हो उसकी खुद की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। क्रट पूरी तरह टूट जाता है अपने मास्टर को ऐसे ब्रोकन देखकर, भले ही वह मानता हो कि यह सब किसी ग्रैंड स्पेल या प्लान का हिस्सा है। कुछ मिनट्स रोने के बाद श्रोटा डिसाइड करता है कि वह अपना फेट एक्सेप्ट नहीं करेगा और अपनी मॉम को ऐसे रोते हुए नहीं देखेगा। इसके बाद क्रोटा स्क्रीन को पकड़कर पूरी ताकत से चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसकी मॉम उसकी आवाज सुन पा रही है। तब स्क्रीन की लाइट क्रोटा के टच पर रिएक्ट करने लगती है और ग्रूट उसे पीछे हटने को कहता है क्योंकि मल्टी डायमेंशनल मैजिक उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन क्रोटा ग्रूट की वार्निंग इग्नोर कर देता है और अपनी मॉम के लिए चिल्लाता ही रहता है। तभी अनाउंसमेंट आता है कि सेफ्टी डिवाइस एक्टिवेट किया जा रहा है। क्रोटा उसमें फंस जाता है और पेनफुल मैजिक की वेव्स उसके बॉडी में दौड़ने लगती है, लेकिन फिर भी वह स्क्रीन को छोड़ने से मना कर देता है। क्रोटा पेन सहने के लिए रेडी रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह किसी तरह अपनी मॉम तक पहुंच सकता है। वह लगातार चिल्लाता रहता है और बताता है कि वह अभी भी अलाइव है। अचानक ऐसा लगता है कि उसकी मॉम उसकी आवाज सुन लेती है। उसकी मॉम पलट कर देखती है और एक वाइट इमेज दिखता है जिसमें से क्रोटा की आवाज एको कर रही होती है। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाता है और वह पुअर वुमन अपने बेटे को देख पाती है। वह शॉक्ड और कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन क्रोटा उसे अश्योर करता है कि वही उसका बेटा है। क्रोटा अपनी मॉम से कहता है कि उसके पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन वह उसे अलाइव रहने और उसका वेट करने को कहता है। वह अश्योर करता है कि वह डेफिनेटली वापस आएगा। तब क्रोटा की मैजिक पावर खत्म हो जाती है और वह स्क्रीन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसी मोमेंट सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने एक स्पेशल गुड डीड परफॉर्म किया है जिसे मदर्स लव कहा जाता है। ये देखकर क्रोटा सरप्राइज्ड हो जाता है और सिस्टम बताता है कि कर्स लिफ्ट करने वाली क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यह इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने अपनी मॉम की ग्रीफ को एंड कर दिया है। सिस्टम विंडो उसका कार्मा स्टेटस दिखाती है जो इटर्नल कर्स से चेंज होकर कर्स्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोटा थैंकफुल होता है कि इटर्नल कर्स फाइनली लिफ्ट हो गया है। क्रोटा खुश होता है कि अब वह एंजल से मिला कर्मा यूज कर सकता है। उसे समझ आता है कि जैसे जैसे वह गुड डीड्स करता रहेगा उसकी लक मल्टीप्लाई होती जाएगी। तब क्रोटा पलट कर देखता है कि पूरा रूम केओस में बदल चुका है क्योंकि लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब क्या देखना है। रूम में मौजूद ज्यादातर लोगों के पास अब फिर से कोई पैसा नहीं बचा होता क्योंकि वे मल्टी डायमेंशनल मैजिक एक्सेस करने के लिए सब कुछ बेच चुके होते हैं। वे लोग मल्टी डायमेंशनल मैजिक के लिए इतने क्रेजी हो चुके होते हैं कि एक्सेस पाने के लिए अपने गोल्ड टूथ तक बेचने को रेडी होते हैं। इसके बाद ग्रट क्रोटा से कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए क्योंकि मल्टी डायमेंशनल मैजिक ने क्राउड को पागल बना दिया है। केओस के बीच कोई गलती से ग्रट पर बियर गिरा देता है जिससे वो गुस्से से भर जाता है। वह अपनी सोर्ड निकाल लेता है और डिसरेस्पेक्ट करने वाले ह्यूमंस को मारने के लिए रेडी हो जाता है। तब क्रोटा अपने सिर पर बियर की स्मेल फील करता है और उसे नोटिस होता है कि कुछ तो पूरी तरह ऑफ है। उसे याद आता है कि उसने ये स्मेल पहले भी कहीं फील की थी और अचानक उसे समझ आता है कि ये ब्लैक मेज की मेमोरीज से जुड़ी हुई है। अपेरेंटली उसका फॉर्मर सेल्फ पहले भी ऐसा ही एक कंकॉक्शन बना चुका था और ये बेसिकली एक एडिक्टिव एलिक्सर होता है जिस पर क्रोटा ग्रुट से कहता है कि उसके साथ चले क्योंकि उन्हें बियर बैरल्स चेक करने हैं। अंदर ही अंदर क्रोटा को फील होता है कि कुछ तो गलत है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई हिडन डिवाइस
जरूर टक्ड अवे है। क्यूरोटा इधर उधर देखने लगता है और थोड़ी देर में उसे एक ट्यूब मिलती है जो एडिक्टिव एलिसिड से भरी होती है और सीधे ड्रिंक्स से कनेक्टेड होती है। तब यह क्लियर होता है कि टिरियन ने बियर में एलिक्सर स्पाइक किया था ताकि हर कोई उसकी मल्टी डायमेंशनल मैजिक पर डिपेंडेंट हो जाए। ये देखकर क्यूरोटा खुश नहीं होता क्योंकि लोग यूनिवर्स के हर कॉर्नर में हो रही इवेंट्स को पीक करने के लिए अपनी पूरी वेल्थ उड़ा रहे होते हैं। क्यूरोटा को पहले वाला बच्चा याद आता है और उसे लगता है कि उसका फादर भी शायद उन्हीं लोगों में शामिल है जो इस वक्त टैवर्न में पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तभी अचानक दो ड्यूड्स क्यूरोटा और ग्रुट के पास आते हैं और सजेस्ट करते हैं कि उनके एंटरटेनमेंट का पेमेंट वही करें क्योंकि लगता है इनके पास मनी है। हमेशा की तरह ग्रुट तुरंत अपना वेपन पकड़ लेता है और उन दोनों को मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन क्यूरोटा उसे रोक देता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। क्यूरोटा ग्रुट को बताता है कि वह असल में टैवर्न में मौजूद सभी लोगों को सेव कर सकता है। इसके बाद क्यूरोटा ब्लैक मेज की मेमोरीज में झांकता है ताकि एलिक्सर का एंटीडोट ढूंढ सके। कुछ मिनट्स सर्च करने के बाद क्यूरोटा उसे ढूंढ लेता है और अपनी मैजिक पावर यूज करके एंटीडोट एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही ये होता है एक मैजिकल एनर्जी की वेव पूरे रूम में फैल जाती है। सरप्राइजिंगली रूम में मौजूद सभी लोग अपनी सेंसेस में वापस आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि वे इतनी क्रेजी आवर पर टैवर्न में आखिर कर क्या रहे हैं। इसके बाद क्यूरोटा पूरे विलेज को भी एंटीडोट से प्यूरिफाई करता है और उन्हें टिरियन की बॉन्डेज से रिलीज कर देता है। ब्रोकन फैमिलीज धीरे धीरे फिक्स होने लगती हैं क्योंकि अब मल्टी डायमेंशनल डिवाइस यूज करने की क्रेजी अर्ज नहीं रहती। ये सब देखकर ग्रुट शॉक्ड रह जाता है क्योंकि टैवर्न में मौजूद लोग अब नाइसली बिहेव कर रहे होते हैं और एक दूसरे से अपॉलॉजी मांग रहे होते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि क्यूरोटा की मैजिक ने क्राउड से सारी एग्रेशन स्ट्रिप कर दी है, लेकिन हमेशा की तरह ग्रुट इसका भी एक डिल्यूजनल रीजन बना लेता है। उसे लगता है कि क्यूरोटा ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग डोसाइल बन जाएं और कभी हथियार उठाने के बारे में न सोचे क्योंकि जो पहले लायंस जैसे थे अब अर्थवर्म्स में डाउनग्रेड हो चुके हैं। तभी सिस्टम क्यूरोटा को इन्फॉर्म करता है कि उसने एक गुड डीड परफॉर्म किया है और उसे लक पॉइंट्स मिले हैं। क्यूरोटा थैंकफुल होता है क्योंकि प्यूरिफिकेशन स्पेल ने उसे पॉइंट्स गैदर करने में मदद की होती है। एंड में वह टोटल 2,38,000 लक पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है और क्यूरोटा को लगता है कि अब मल्टी डायमेंशनल मैजिक यूज कर पाएगा। अचानक एक लाउड एक्सप्लोजन पूरी बिल्डिंग को हिला देता है और उसी एक्सप्लोजन के साथ मेज टिरियन अपीयर होती है। ये रिवील होता है कि टिरियन एक वुमन है और वह इस बात से पूरी तरह पिस है कि क्यूरोटा उसका लुक्रेटिव बिजनेस रूइन करने की कोशिश कर रहा है। ग्रुट शॉक्ड रह जाता है जब उसे पता चलता है कि टिरियन एक वुमन है, न कि वह बिग बैड डूड जिसे वह अपनी इमेजिनेशन में सोच रहा था। टिरियन उसे इग्नोर करती है और बीर को इन्वेस्टिगेट करती है ताकि कंफर्म कर सके कि उसे जो सस्पिशन था वह सही है। अनॉयंस में वह कप फेंक देती है और पूछने लगती है कि ड्रिंक को प्यूरिफाई किसने किया। टिरियन के डर से कि कहीं वह सबको वाइप आउट न कर दे, लोग स्टटर करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद टिरियन चारों तरफ देखती है, सिचुएशन असेस करती है और फिर क्यूरोटा और ग्रुट की तरफ पॉइंट करती है। वह ये कहते हुए आगे बढ़ती रहती है कि उसने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा। तभी उसकी नजर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड एलिक्सर बॉटल्स पर पड़ती है। वह कैजुअली क्यूरोटा के पास चलकर आती है और पूछती है कि क्या वो इमैकुलेट ऑर्डर का पार्ट है। इसके साथ ही वह जानना चाहती है कि क्या ऑर्डर के लिए उसे एग्जाइल करना इनफ नहीं था और अब वे उसे सेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। अचानक क्यूरोटा खुद को एक मैजिक सर्कल के बीच खड़ा पाता है और रिएक्ट करने से पहले ही टिरियन उसे एक्टिवेट कर देती है जिससे फायर का बर्स्ट निकलता है। पैनिक करने के बजाय क्यूरोटा को याद आता है कि उसने ऐसा कुछ ब्लैक मेज की मेमोरीज में देखा था और उसे फ्लेम सर्कल कहा जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए क्यूरोटा अपने गट पर भरोसा करता है और अपने राइट साइड में एक गोल्ड कॉइन फेंक देता है। क्यूरोटा खुद सरप्राइज हो जाता है कि उसने ऐसा किया जो बेसिकली इंट्यूशन पर एक्ट करना था। तभी अल्टीमेट कर्मा एक्टिवेट हो जाता है और क्यूरोटा को बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट्स हैं। गोल्ड कॉइन एक वाटर टैप तोड़ देता है जिससे हर तरफ पानी फैल जाता है और टिरियन की फायर बुझ जाती है। यह देखकर टिरियन शॉक्ड रह जाती है, लेकिन क्यूरोटा भी उतना ही सरप्राइज्ड होता है। क्यूरोटा रियलाइज करता है कि उसने सबकॉन्शियसली मैजिक ट्रिगर की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने क्रूट की लाइफ बचाते वक्त किया था। क्यूरोटा अभी सिचुएशन समझ ही रहा होता है, तभी क्रूट अपनी क्लोक उतार देता है क्योंकि उसमें आग लगी होती है, लेकिन वह भूल जाता है कि वह ह्यूमंस के बीच खड़ा है और इससे यह एक्सपोज हो जाता है कि वह एक गॉब्लिन है। क्रूट को देखते ही क्राउड पागल हो जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं और डिमांड करते हैं कि क्रूट को मार दिया जाए क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनकी हार्वेस्ट चुराने आया है। लेकिन क्यूरोटा आगे बढ़कर अपने सबॉर्डिनेट
को एंग्री क्राउड से प्रोटेक्ट करता है। कुरोटा अपनी क्लोक उतार देता है और तभी सबको एहसास होता है कि उनके सामने खड़ा इंसान इनफेमस ब्लैक मेज है। ये बात सामने आते ही सब लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, यहाँ तक कि टिरियन भी शॉक्ड हो जाती है कि ब्लैक मेज इतनी ऑफिस जगह पर कैसे आ गया। हालांकि टिरियन के पास भागने का कोई इंटेंशन नहीं होता, क्योंकि कुरोटा के सिर पर एक 100 बिलियन गोल्ड कॉइन्स का बाउंटी होता है। टिरियन को लगता है कि वो कुरोटा को हरा सकती है, क्योंकि उसने सुना होता है कि ऑर्डर में रहते वक्त ब्लैक मेज वीक था। टिरियन खुद को ऑलरेडी एक फिल्थी रिच लेडी इमेजिन कर लेती है। दूसरी तरफ कुरोटा भी जानता है कि उसके पास कोई रियल चांस नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक ब्लैक मैजिक मास्टर नहीं की है। अब जब बात यहाँ तक आ चुकी होती है, कुरोटा डिसाइड करता है कि उसे सब कुछ लक पर ही बेट करना होगा। कुरोटा टफ एक्ट करता है, टीरियन की तरफ चलता है और उससे कहता है कि वह डेफिनेटली एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, लेकिन उसमें थोड़ा फोकस कम है। यह सुनकर टीरियन का अटेंशन पूरी तरह कुरोटा पर चला जाता है और उसे आसपास क्या हो रहा है इसका फील नहीं रहता। जब तक वह सिचुएशन समझती है, रूम में फायर पहले से ही ब्रू हो रही होती है। कुरोटा बिना टाइम वेस्ट किए ग्रट को पकड़ता है और इंस्टिंक्ट के साथ मूव करता है। वह एक छोटी विंडो से जंप करता है जो सीधे एक टैंक में जाता है। जैसे ही वे टैंक में गिरते हैं, पूरा रूम आग से एंगल्फ हो जाता है। फ्लेम्स थोड़ी काम होने पर कुरोटा धीरे धीरे टैंक का लिड उठाता है और सिचुएशन एसेस करता है। वो प्लान बनाता है कि स्मोक रहते हुए एरिया से एस्केप किया जाए। टैंक से बाहर निकलने के बाद दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि फायर ने टीरियन को मारा नहीं है। असल में वह पहले से भी ज्यादा पिस्ट हो चुकी होती है। इस बार कुरोटा रियलाइज करता है कि वह बड़ी ट्रबल में है, क्योंकि उसके लक टाइमर में सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। वो समझ जाता है कि टीरियन को हराने के लिए उसे 60 सेकंड्स के अंदर मूव करना होगा। कुरोटा अपनी यूजुअल टैक्टिक्स यूज करता है और टीरियन को रिमाइंड करता है कि वह इतना पावरफुल है कि उसे उसके खिलाफ पावर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुरोटा उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसके सामने उसका कोई चांस है। ये सुनते ही टीरियन और ज्यादा रेज में आ जाती है और अपनी फ्यूरी अनलीश करते हुए कहती है कि वह कुरोटा को दिखाएगी कि उसे अंडर एस्टिमेट क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे ही फायरबॉल कुरोटा के चेहरे पर लगने वाली होती है, वो फिसलता है और नीचे गिर जाता है, जिससे वो टायरियन के अटैक से बच जाता है। लेकिन टायरियन अभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि वह एक ह्यूज मैजिक सर्कल बना चुकी होती है, जिसका सोल एम कुरोटा को अनाइलेट करना होता है। इस पॉइंट पर कुरोटा के पास क्लॉक पर सिर्फ 5 सेकंड्स बचे होते हैं और जैसे ही टीरियन का फाइनल स्पेल हिट करता है, कुरोटा 1 सेकंड बाकी रहते एस्केप कर जाता है। टीरियन हॉरर और डिस्मे में देखती रह जाती है कि उसने सब कुछ करने के बावजूद भी कुरोटा को पकड़ नहीं पाई। टीरियन अपनी सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट कर चुकी होती है और आखिरकार घुटनों पर गिर जाती है। अब उसके अंदर हिलने तक की ताकत नहीं बचती और उसे लगता है कि उसका एंड आ चुका है और वो मरने वाली है। तभी अचानक फ्लेम्स बुझ जाती हैं और जब वो चारों तरफ देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि कुरोटा ने ही उसकी लाइफ बचाई है। लेकिन ग्रुट इससे अग्री नहीं करता, क्योंकि वह चाहता है कि टीरियन को फ्लेम्स के अंदर थोड़ा और सफर करने दिया जाए। वो बेसिकली कुरोटा से कहता है कि ह्यूमंस तब ज्यादा टेस्टी लगते हैं जब उन्हें मीडियम रेयर तक रोस्ट किया जाए। कुरोटा ग्रुट की कंप्लेंट्स इग्नोर करता है और टीरियन के पास चलता है और उससे कहता है कि उसका उसे पीछे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। तभी अचानक कुरोटा खुद को ब्लैक मेज की सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरीज में से एक को देखते हुए पाता है। वह देखता है कि ब्लैक मेज डिस्ट्रक्शन के बीच खड़ा है और अपनी बाहों में किसी अपने को पकड़े हुए है। असल में ब्लैक मेज उस इंसान को बचा नहीं पाया था और अपने लव्ड वन की लाइफलेस बॉडी को पकड़े हुए एगोनी में चिल्ला रहा होता है। कुरोटा इन मेमोरीज में इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वह इस वक्त टीरियन को भी उसी तरह पकड़े हुए है। तभी उसे अपने होंठों पर एक सॉफ्ट टच फील होता है और आंखें खोलते ही वह देखता है कि टीरियन उसे किस कर रही है। यह देखकर कुरोटा शॉक हो जाता है और पूछता है कि वह क्या कर रही है। टीरियन एकदम इनोसेंट फेस बनाकर कहती है कि उसे लगा यही वो चाहता था। कुरोटा उसे बताता है कि वह सब कुछ गलत समझ रही है और वह बस इसलिए इमोशनलेस था क्योंकि वह थॉट्स में खोया हुआ था। इसके बाद टीरियन कुरोटा से कहती है कि वह जो भी बहुत चाहे करने के लिए रेडी है, क्योंकि वह अभी मरना नहीं चाहती। कुरोटा समझ जाता है कि वह क्या कहना चाह रही है और उसे बताता है कि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद कुरोटा अपना हाथ टीरियन की तरफ बढ़ाता है और उसे फॉलो करने को कहता है, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन में उसे उसकी पावर चाहिए। बिना हेजिटेशन के टीरियन कुरोटा का हाथ पकड़ लेती है और कुरोटा ग्रुट कहता है कि अब
निकलने का टाइम हो गया है। थोड़ी ही देर बाद सिस्टम किरोटा को इन्फॉर्म करता है कि अल्टीमेट कार्मा एंड हो चुका है और सारे लक बोनसेस कंज्यूम हो चुके हैं। किरोटा को इसमें कोई सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसकी पावर एग्जॉस्ट हो जाएगी। इसके साथ ही उसके लक पॉइंट्स फिर से 0 पर आ जाते हैं। किरोटा समझ जाता है कि कर्स्ड वन स्टेटस की वजह से उसकी लक पावर्स टेम्पररी है। फिर भी उसे यकीन होता है कि कहीं ना कहीं कोई क्वेस्ट जरूर होगा जो इसे फिक्स कर सकता है। वह कर्स्ड वन की इन्फो चेक करता है और रियलाइज करता है कि ये स्टेटस उसे इसलिए मिला है क्योंकि उसने बहुत सारी एट्रोसिटीज कमिट की थी। कुछ देर बाद वे टीरियन के घर पहुंचते हैं जिसे वह कुछ खास नहीं बताती थी, लेकिन किरोटा इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता क्योंकि उसका घर एक फ्रीकिंग मैंशन होता है जो बीच नोवेयर में अकेला खड़ा होता है। अंदर घुसते ही किरोटा घर में मौजूद ज्वेलरी देखकर ऑलमोस्ट अंधा सा हो जाता है और टीरियन से पूछता है कि क्या उसने विलेजर्स के पैसे से अपनी लाइफस्टाइल फंड की है। टीरियन तुरंत क्लियर करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और बताती है कि ये हाउस उसे उसके पेरेंट्स से मिला है। हालांकि क्रोट ऐसे ऑब्वियस लाइज पर भरोसा करने वालों में से नहीं होता। जब सब सेटल हो जाते हैं तब किरोटा टीरियन से कहता है कि उसे उसकी मल्टी डायमेंशनल मैजिक चाहिए क्योंकि उसे एक दूसरे प्लेनेट पर जाना है। यह सुनते ही टीरियन बिना सोचे बोल देती है कि किरोटा पागल हो गया है। क्रोट बिना टाइम वेस्ट किए उसकी गर्दन पर नाइफ रख देता है और उसे अपनी जुबान संभालने को कहता है। इसके बाद टीरियन एक्सप्लेन करती है कि उसका मतलब क्या था। वह बताती है कि वह खुद एक वीकलिंग है और उसमें इतनी पावर नहीं है कि वह किरोटा को वर्ल्ड्स के बीच भेज सके। वह बताती है कि किसी को दूसरे प्लेनेट पर भेजने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में मल्टी डायमेंशनल माना चाहिए होती है और ये सिर्फ व्हाइट मेज ही कर सकता है। टीरियन ये भी बताती है कि अपनी करंट पावर से वह बस दूसरे वर्ल्ड्स की स्टेट देख सकती है। ये सुनकर किरोटा सरप्राइज्ड नहीं होता क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि ये इजी नहीं होगा। फिर भी उसे लगता है कि अगर उसे मल्टी डायमेंशनल मैजिक की बेसिक्स सिखा दी जाए तो वो खुद बाकी संभाल लेगा क्योंकि ब्लैक मेज एक इंसेनली पावरफुल बीइंग है। इसके बाद किरोटा टीरियन से कहता है कि वह उसे जितनी भी मल्टी डायमेंशनल मैजिक जानती है सब सिखा दे और बाकी वो खुद हैंडल कर लेगा। ये सुनकर टीरियन शॉक हो जाती है और जेन्युइनली पूछती है कि क्या वह इडियट है। हमेशा की तरह ग्रोट पहले से ही पिस्ड होता है और उसे बस एक डायरेक्ट ऑर्डर चाहिए होता है ताकि वह अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड से टीरियन की गर्दन में पोक कर दे। इसके बाद टीरियन किरोटा से कहती है कि उसकी रिक्वेस्ट थोड़ी ऑड है। सरप्राइजिंगली ग्रोट बीच में आकर कहता है कि किरोटा बस उसका नॉलेज टेस्ट कर रहा है। वो टीरियन को बता देता है कि अगर उसने गलत जवाब दिया तो वह मर चुकी होगी। मरने के डर से पूरी तरह क्रिपल हो चुकी टीरियन किरोटा को बताती है कि वह उसे मल्टी डायमेंशनल मैजिक सिखा ही नहीं सकती। अपने डिफेंस में वो कहती है कि वह ब्लैक मेज है। यह सुनकर किरोटा कंफ्यूज्ड हो जाता है जिस पर टीरियन एक्सप्लेन करती है कि इस वर्ल्ड में 2 तरह की मैजिक होती है, व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक। जितना ज्यादा कोई एक साइड की मैजिक सीखता है उतना ही दूसरी साइड अनयूजेबल होती जाती है। यह सुनकर किरोटा को समझ आता है कि वह ब्लैक मैजिक का मास्टर बन चुका है और इसी वजह से उसने व्हाइट मैजिक प्रैक्टिस करने की एबिलिटी खो दी है। टीरियन इस बात को कंफर्म करती है और आगे जोड़ती है कि मल्टी डायमेंशनल मैजिक व्हाइट मैजिक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है। टीरियन किरोटा को बताती है कि वह ब्लैक मैजिक के पिन्नेकल पर पहुंच चुका है और इसी वजह से उसके लिए मल्टी डायमेंशनल मैजिक यूज करना टोटली इम्पॉसिबल है। तब बाहर से एक लाउड नॉइज आती है और तीनों इन्वेस्टिगेट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। विंडो से देखते ही उन्हें मंशन के बाहर एंग्री मॉब दिखाई देता है जो टायरियन को मारने की धमकी दे रहा होता है। यह देखकर ग्रोट फ्रीक आउट हो जाता है और जब वे ध्यान से देखते हैं तो रियलाइज करते हैं कि विलेजर्स अकेले नहीं है। टीरियन की हालत खराब हो जाती है जब वो देखती है कि विलेजर्स के साथ आए मेजेस इमैकुलेट ऑर्डर से है। हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब वह व्हाइट मेज को उनके साथ देखती है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही ग्रट और टीरियन की बॉडीज में वेव्स तोड़ने लगती है। टीरियन कांपने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वे सब मरने वाले हैं। यहाँ तक कि किरोटा भी सरप्राइज्ड हो जाता है कि व्हाइट मेज खुद यहाँ आ गया है और ये रियलाइज करते ही कि उसके सामने उसका कोई चांस नहीं है। किरोटा समझ जाता है कि भागना ही बेस्ट ऑप्शन है। किरोटा टीरियन के कंधे पर टैप करता है और उसे बताता है कि वह भी उनके साथ आ रही है। टीरियन अपोज करती है और कहती है कि वह अपना पैलेस और सारा पैसा छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन किरोटा उसे घसीटते हुए कहता है कि वह रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर दे रहा है। तभी वे एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट करते हैं और इससे पहले कि एंग्री मॉब घर के अंदर पहुंचे तीनों टेलीपोर्टेशन सर्कल के जरिए एस्केप कर जाते हैं। ये रिवील होता है कि सर्कल को अंदर से किरोटा के मैन पावर दे रहे थे जो स्टैंड बाई पर थे। किरोटा सेफली कासल वापस पहुंच जाता है और खुश होता है कि उसने पहले से ट्रांसफर मैजिक
मैजिक वाला एस्केप रूट प्रिपेयर कर रखा था जिसे सेट करने में क्रूट ने उसकी हेल्प की थी। क्यूरोटा अभी ब्लैक मैजिक की इंजेन्युइटी की तारीफ कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर उन सबऑर्डिनेट्स पर जाती है जो मैजिक सर्कल पावर कर रहे थे और अब जमीन पर गिरे पड़े होते हैं और देखने से लगता है कि वे मर चुके हैं। कंफ्यूज्ड होकर क्यूरोटा पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर क्रूट कैजुअली रिप्लाई करता है कि उन्होंने ट्रांसफर मैजिक की प्राइस के तौर पर अपनी लाइफ्स दी है। क्रूट बताता है कि टेलीपोर्टेशन गॉब्लिन वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्पेल्स में से एक है और समन लोगों की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करके ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पॉसिबल होता है। ये सुनकर क्यूरोटा फ्रीक आउट हो जाता है और क्रूट को पकड़ कर कहता है कि उसे पहले वार्न करना चाहिए था। क्रूट कैजुअली जवाब देता है कि वह क्यूरोटा को ऐसे माइनर डिटेल्स से परेशान नहीं करना चाहता था। क्यूरोटा को यकीन नहीं होता कि क्रूट ने किसी की लाइफ को माइनर डिटेल कह दिया और हालात और खराब तब हो जाते हैं जब सिस्टम क्यूरोटा को बैड एक्शन टैग दे देता है और बताता है कि उसने अपनी एक इविल डीड परफॉर्म किया है। एक फ्लैशबैक सीन में एक यंग गरीब लड़की स्ना दिखाई देती है जिसके साथ बिल्कुल किसी जानवर की तरह पूरा बर्ताव किया जा रहा होता है। उसके बॉस ने उसे सिर्फ इसलिए वर्क प्लेस से बाहर निकाल दिया होता है क्योंकि उससे गलती से एक प्लेट टूट गई थी और जाते वक्त वह साफ बोल देता है कि अब कभी वापस मत आना। जब साना सड़क पर चल रही होती है तो वह लोगों को अपने बारे में ट्रैश बातें करते हुए सुनती है। अपेरेंटली उसके पेरेंट्स पर मर्डरस होने का आरोप था और इसी वजह से कोई भी साना से जुड़ना नहीं चाहता था। साना को सड़क पर अकेला छोड़ दिया गया था जहां वह सफर करती रहती है। एक रात उसके सामने एक ग्रीनिश एंटिटी अपीयर होती है और साना से उसे खाने के लिए कहती है। वह उसे अश्योर करती है कि अगर वह ऐसा करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में क्यूरोटा आखिरकार समझ जाता है कि अल्टीमेट कर्मा असल में कैसे काम करता है। भले ही क्यूरोटा ने सदर्न लैंड्स जैसी टेरिबल जगह में बहुत स्ट्रगल किया हो, फिर भी वह कुछ गुड डीड्स कलेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। बेसिकली उसकी ज्यादातर गुड डीड्स मॉन्स्टर्स को आपस में लड़ने से रोकना और फिर उन्हें फ्रेंड्स बनाना होता है। इसी वजह से वह थोड़े बहुत लक पॉइंट्स बढ़ा पाता है, भले ही वो ज्यादा नहीं होते, लेकिन जो लक पॉइंट्स उसके पास होते हैं उनका बेनिफिट उसे फिर भी नहीं मिल पाता क्योंकि उसका स्टेटस कर्स्ड वन का होता है। लक को रिलीज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो है अल्टीमेट कर्मा एक्टिवेट करना। जिस मोमेंट अल्टीमेट कर्मा एक्टिव होता है उसी वक्त उसके सारे लक पॉइंट्स कंज्यूम हो जाते हैं और जब तक वो पॉइंट्स एक्टिव रहते हैं वो लकी बन जाता है। उसे याद आता है कि टीरियन से फाइट से पहले उसने एक विलेज प्यूरिफाई करके 2 लाख से ज्यादा पॉइंट्स गेन किए थे और इसके बाद उसने इंस्टिंक्टिवली अल्टीमेट कार्मा एक्टिवेट कर दिया था। पूरे 3 मिनट्स तक वो एंडलेस लक की स्टेट में रहता है और इसी वजह से वह टीरियन को बिना किसी परेशानी के डिफीट कर पाता है। अल्टीमेट कर्मा के बारे में जो कुछ वह अब जान चुका होता है उससे वह समझ जाता है कि अगर कोई ऐसा गुड डीड किया जाए जिसका इफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल पर पड़े तो उसे अर्थ वापस जाने के लिए इनफ पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसी वजह से वह एक प्लान बनाता है। वह अपने पैलेस से बाहर निकलता है यह चेक करने के लिए कि ग्रूट प्रिपरेशंस के साथ रेडी है या नहीं और ग्रूट उसे बताता है कि उसका हॉर्स रेडी है। क्यूरोटा अपने हॉर्स पर चढ़ता है और टीरियन उसकी जर्नी के लिए उसे गुड लक विश करती है। अपेरेंटली क्यूरोटा और ग्रूट किंगडम के एज तक एक ग्रैंड एडवेंचर पर निकल रहे होते हैं जहां उनका प्लान एक मैसिव गुड डीड अकॉम्प्लिश करने का होता है। इसके बाद क्यूरोटा ग्रूट से पूछता है कि क्या उसे अभी भी टारगेट याद है और ग्रूट कहता है यस। तब रिवील होता है कि उनका टारगेट एक ईविल विच है और वो कोई और नहीं बल्कि साना है। साना को उस इंसान के तौर पर जाना जाता है जिसने दुनिया की सबसे डेडली डिजीज बनाई है। जैसे ही क्यूरोटा जर्नी को लेकर सीरियस होने ही वाला होता है क्रूट सामने वाले हाउस की तरफ पॉइंट करता है और बताता है कि वे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। ये सुनकर क्यूरोटा कंफ्यूज्ड हो जाता है लेकिन क्रूट उसे बताता है कि जिस हाउस को वे देख रहे हैं साना वही रहती है। क्यूरोटा गुस्से में क्रूट पर चिल्लाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था साना किंगडम के एज पर रहती है। क्रूट क्यूरोटा को काम डाउन करने को कहता है और एक बार फिर मैप देखता है। तभी क्रूट रियलाइज करता है कि उसने अपने मास्टर को रबिश एक्सप्लेन करने का तरीका ढूंढ लिया है। क्यूरोटा इस बात से पिस्ट हो जाता है कि क्रूट ने कासल से सिर्फ 100 मीटर दूर बने हाउस को हेवन में होने जैसा बना दिया था। इसके बाद क्यूरोटा कंपाउंड के अंदर जाता है और क्रूट से कहता है कि वह कासल वापस जाकर उसका वेट करे। क्यूरोटा डोर के पास पहुंचता है और अंदर जाने से पहले रियलाइज करता है कि अगर वह साना को प्यूरिफाई कर पाया तो वह मिलियंस ऑफ लाइव्स सेव कर सकता है, लेकिन वह बस यही प्रे करता है कि एंटीडोट काम करे। एक डीप ब्रेथ लेने के बाद क्यूरोटा हाउस के अंदर घुस जाता है साना के बॉडी पर एंटीडोट डालने के इंटेंशन के साथ, लेकिन जैसे ही साना की नजर क्यूरोटा पर पड़ती है वह दौड़कर उसे हग कर लेती है और बताती है कि उसने उसे कितना मिस किया है। यह देखकर क्यूरोटा शॉक में
आ जाता है क्योंकि वह जानता है कि साना अब भी उसे ब्लैक मेज ही मानती है। इसके बाद साना किरोटा को अपने लैब रूम में खींच कर ले जाती है जहां उसने नए स्पोर्स तैयार किए होते हैं जो डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी होते हैं। साना एग्जाम्पल के तौर पर कुछ स्पोर्स उठाती है और उन्हें हवा में फेंक देती है। स्पोर्स तुरंत पास की ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ उड़ जाते हैं ताकि उन्हें इन्फेक्ट कर सके। इतना सब करने के बाद साना किरोटा से कहती है कि स्पोर्स की यह न्यू बैच मिलियंस ऑफ पीपल को मार देगी। यह सुनकर किरोटा शॉक हो जाता है क्योंकि साना मिलियंस को ऐसे बोलती है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। इसके बाद साना रिवील करती है कि वह हर स्पोर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी स्पोर्स जो भी सफरिंग दुनिया में फैलाते हैं वह सब उसे फील होता है। साना किरोटा को थैंक्स करती है और कहती है कि उसकी वजह से ही वह इतनी स्ट्रांग बन पाई है। दूसरी तरफ किरोटा बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं होता क्योंकि साना बिना रियलाइज किए बहुत ज्यादा हार्म कर रही होती है। किरोटा फिर साना से कहता है कि उसने एक मेडिसिन प्रिपेयर की है जो उसे और भी स्ट्रांग बना देगी। असल में किरोटा ने उस डिजीज पर रिसर्च किया होता है जो इस वक्त फैल रही होती है और उसे लगता है कि साना को प्यूरिफाई करते ही सब कुछ रुक जाएगा। बिना हेजिटेशन के साना बॉटल लेती है और पूरा कंटेंट गल्प कर जाती है। लिक्विड पीने के बाद भी साना नॉर्मल बिहेव करती रहती है। यह देखकर किरोटा डर जाता है क्योंकि उसने उसकी आंखों के सामने पूरी बोतल पी ली होती है लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है तो वह डायरेक्टली कोड चेक करने का डिसाइड करता है। वह अपनी मैजिक यूज करके करप्शन के सोर्स को इन्वेस्टिगेट करता है। किरोटा शॉक हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि मेजर सोर्स बहुत ही ह्यूज है। इसके अलावा स्पोर्स से जुड़े हुए थ्रेड्स भी होते हैं और हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब वह देखता है कि ऐसे थ्रेड्स बहुत सारे हैं। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक किरोटा समझ जाता है कि करप्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसे प्यूरिफाई करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। तभी किरोटा को एहसास होता है कि उसे कुछ एक्सट्रीम करना पड़ेगा क्योंकि साना बाहर से एक इनोसेंट लिटिल गर्ल जैसी लगती है जो बस जीना चाहती है। साना फ्यूचर में मरने वाले लोगों के बारे में ड्रीम कर ही रही होती है तभी पीछे से किरोटा उसकी चेस्ट में सोड घुसा देता है। साना शॉक में पलट कर देखती है और देखती है कि किरोटा रोते हुए उससे कह रहा होता है कि यही एकमात्र रास्ता है। साना मजबूर होकर किरोटा से पूछती है कि उसने उसे स्टैब क्यों किया। किरोटा जवाब देता है कि करप्शन के कंट्रोल से उसे फ्री करने का यही एक तरीका है। साना का बॉडी जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर रहने वाली ग्रीनिश एंटिटी बाहर आ जाती है। वह एंटिटी किरोटा से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। थोड़ी ही देर में एंटिटी को समझ आ जाता है कि किरोटा ने होस्ट को मारकर उसे वीक करने की कोशिश की है। एंटिटी किरोटा से पूछती है कि क्या वह उसे चैलेंज करने आया है। किरोटा जवाब देता है कि वह उसे चैलेंज करने नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय करने आया है। इसके बाद किरोटा इटर्नल फ्लेम रिलीज करता है और एंटिटी को पूरी तरह रोस्ट कर देता है। एंटिटी पेन में चिल्लाती है और किरोटा को धमकी देती है कि वह अपने किए पर पछताएगा, लेकिन किरोटा फायर को और इंटेंस कर देता है ताकि एंटिटी पूरी तरह मर जाए और वैनिश हो जाए। जैसे ही किरोटा का काम खत्म होता है दुनिया को इन्फ्लुएंस करने वाली सारी एंटिटीज डिसअपीयर होने लगते हैं। स्पोर्स की वजह से जो भी लोग बीमार पड़े होते हैं वे उसी मोमेंट ठीक होने लगते हैं। पूरी दुनिया में लोग हील हो रहे होते हैं और उसी वक्त किरोटा को लक पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं। किरोटा पॉइंट्स की संख्या देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि सिर्फ साना को प्यूरिफाई करने और इविल एंटिटी को डिस्ट्रॉय करने से पॉइंट्स लगातार बढ़ते जाते हैं। कुछ ही देर में उसके लक पॉइंट्स 1 बिलियन से भी ज्यादा हो जाते हैं। किरोटा इस नंबर से खुश होता है और उसे लगता है कि अब वह अर्थ वापस जा सकता है। इसके बाद किरोटा मरती हुई साना को अपनी बाहों में उठाता है और उससे कहता है कि अर्थ लौटने से पहले वह उसे जरूर बचाएगा। किरोटा अल्टीमेट कार्मा एक्टिवेट करता है और उसे 3 मिनट्स के लिए मैक्सिमम लक वैल्यू मिलती है। किरोटा खुश हो जाता है जब वह देखता है कि उस वक्त उसका स्टेटस डिवाइन लक शो कर रहा होता है। इसी दौरान कहीं एक प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा होता है और उसी समय उसी प्लैनेट पर व्हाइट मेज सेंटोर ट्राइब को पूरी तरह वाइप आउट करने ही वाला होता है। जैसे ही व्हाइट मेज की मैजिक हिट करने वाली होती है तभी एक मीटियर उड़ता हुआ आता है और उसकी मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देता है। डिफ्लेक्टेड मैजिक आगे जाकर साना के घर पर गिरती है और घर का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर किरोटा पूरी तरह शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें उसकी मॉम दिख रही होती है और तभी उसे समझ आता है कि मल्टी डायमेंशनल मैजिक अभी एक्टिव है। वह तुरंत
रियलाइज करता है कि वह इस पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू कर सकता है। वह साना से कहता है कि वह उसके साथ बनी रहे क्योंकि वह इनक्रेडिबल पावर से उसे बचाने वाला है। इसके बाद कुरोटा स्क्रीन की तरफ चिल्लाता है और अपनी मॉम से कहता है कि साना को बचाने के बाद वह वापस आएगा। वह पहले की तरह अपनी मॉम तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। अपनी आखिरी सांसों में साना कुरोटा से कहती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। वह बताती है कि ये चीजें ऑलरेडी कांस्टेंट है, चाहे उसके पास दुनिया की सारी लक ही क्यों ना हो। अपेरेंटली इन्हीं में से एक बात यह है कि जब तक वह ब्लैक मेज है तब तक वह व्हाइट मैजिक यूज नहीं कर सकता। दूसरी इम्पॉसिबल चीज ये है कि मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। ये सब कहने के बाद साना आखिरकार मर जाती है। कुरोटा उसे कस कर पकड़ लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुरोटा रियलिटी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और जब वह अभी भी सिसक रहा होता है तभी साना की सोल उसके सामने अपीयर होती है और कहती है कि उसने सब कुछ देख लिया है। वह बताती है कि उसने उसकी पावर और डेस्टिनी देखी है और यह भी कि उसे कितने पेनफुल चॉइसेस करने पड़े हैं। साना कुरोटा से कहती है कि भले ही वह दुखी हो लेकिन उसे इस बात में कंफर्ट लेना चाहिए कि उसने उसे फ्री कर दिया है। साना बताती है कि उसका कभी भी किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था क्योंकि वह बस प्यार चाहती थी। वह कुरोटा को हर चीज के लिए थैंकफुल कहती है और इसके साथ ही उसकी सोल वैनिश हो जाती है। तब कुरोटा को एहसास होता है कि साना मिलियंस ऑफ डेथ्स की वजह थी और उसके लिए जो इंतजार कर रहा था वो हेल की सॉस कैरी डार्कनेस थी। अल्टीमेट कर्मा अभी भी एक्टिव होता है और क्लॉक पर 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम बचा होता है। कुरोटा एस्ट्रल एसेंशन स्पेल एक्टिवेट करता है ताकि वो प्लेनेट की सबसे अनलकी लड़की को बचा सके। यह स्पेल बहुत सारी एनर्जी जनरेट करता है जिससे जमीन टूटने लगती है और कुरोटा एक डेयरिंग मिशन के लिए रेडी हो जाता है। उधर साना आफ्टर लाइफ में पहुंच चुकी होती है और खुद को एबिस में पाती है। एबिस का मास्टर साना से कहता है कि उसकी सोल विदर हो रही है और एम्प्टीनेस से भरी हुई। साना अपनी सफाई देने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे एक इविल एंटिटी मैनिपुलेट कर रही थी, लेकिन अबिस के लॉर्ड के सामने सच्चाई यह होती है कि साना 52 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार है। इसका पनिशमेंट इटर्नल सफरिंग होता है पर्गेटरी में। लॉर्ड ऑफ द अबिस साना से कहता है कि उसका फॉर्च्यून बदला नहीं जा सकता क्योंकि रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। साना प्लीडिंग करती रहती है क्योंकि उसका इरादा कभी भी यह सब करने का नहीं था। उसे लगता है कि उसे अनफेयरली जज किया जा रहा है, लेकिन लॉर्ड उसे कहता है कि वह अपने आंसू पोंछ ले क्योंकि कहीं से भी कोई हेल्प आने वाली नहीं है। अब इसके मैसेंजर्स साना के आसपास गैदर होने लगते हैं और उसे घसीट कर ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी अचानक एक ब्राइट लाइट उस जगह पर गिरती है और वह कुरोटा निकलता है। वह साना को पकड़ता है और डार्क मैसेंजर्स के पहुंचने से पहले उसे वहां से विस्क करके ले जाता है। अब इसका लॉर्ड गुस्से से भर जाता है क्योंकि किसी ने उसके किंगडम में घुसने की हिम्मत की होती है। वह तुरंत अपने एंजल्स को कुरोटा और साना के पीछे भेज देता है। इस पॉइंट पर कुरोटा के पास सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। लकीली अल्टीमेट कर्मा की प्रोटेक्शन की वजह से डार्क एंजल्स उन्हें टच नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी डार्क एंजल्स डेंजरस होते हैं और जल्दी ही कुरोटा के करीब पहुंच जाते हैं। उसी समय पर्गेटरी की सबसे ऊंची माउंटेन के समिट पर सिसिफस अपना इटर्नल पनिशमेंट भुगत रहा होता है। वह एक भारी बोल्डर को ऊपर की तरफ धकेल रहा होता है। जैसे ही वह ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंचता है उसका पैर फिसल जाता है और बोल्डर नीचे गिरने लगता है। जब डार्क एंजल्स कुरोटा को पकड़ने ही वाले होते हैं तभी वही बोल्डर समय पर गिरकर उन्हें कुचल देता है और नीचे भेज देता है, जिससे कुरोटा को भागने का थोड़ा और टाइम मिल जाता है। यह देखकर कुरोटा रिलीव्ड महसूस करता है और कामली हेवेंस गेट की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि डार्क एंजल्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यह देखकर कुरोटा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी पहुंचेंगे। डार्क एंजल्स कुरोटा को पकड़ने ही वाले होते हैं तभी उन पर लाइट का एक बर्स्ट गिरता है जो उन्हें चारों तरफ बिखेर देता है। कुरोटा पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि उसका सेवियर कोई और नहीं बल्कि एंजल गैब्रियल है। गैब्रियल कुरोटा से कहता है कि वह डार्क एंजल्स को संभाल लेगा और कुरोटा से कहता है कि वह साना को हेवेंस गेट पर छोड़ दे। कुरोटा मुस्कुराते हुए हेवेंस गेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वह अपना माइंड बदल लेता है। उसे लगता है कि साना के लिए कोई और जगह ज्यादा सूटेबल है क्योंकि उसने जिंदा रहते हुए ही बहुत सफर किया है। इसके बाद कुरोटा नॉर्मल हेवेंस गेट को पार कर जाता है और सीधे निर्वाणा की तरफ बढ़ता है। ये देखकर गैब्रियल पैनिक कर जाता है और कुरोटा से रुकने को कहता है,
है, क्योंकि निर्वाणा सिर्फ यूनिवर्स की सबसे प्योर सोल्स के लिए रिजर्व जगह है। गैब्रियल डर जाता है कि किरोटा सीधे निर्वाणा के गेट से टकरा जाएगा, लेकिन किरोटा लक क्लॉक पर नजर रखता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हैं। इसके होने के बावजूद किरोटा आगे बढ़ता रहता है। जब उसे लगता है कि वह खुद नहीं पहुंच पाएगा तो वह साना को गेट की तरफ फेंक देता है और उससे कहता है कि उसका नाइटमेयर अब खत्म हो चुका है। यह देखकर गैब्रियल पैनिक कर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि गेट खुले बिना साना टुकड़ों में टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही साना गेट से टकराने वाली होती है, गेट अंदर से खुलने लगता है, जिससे गैब्रियल पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। निर्वाणा के अंदर से एक जायंट गोल्डन आदमी गेट खोलता है, क्योंकि उसने बाहर का शोर सुन लिया होता है। उसी स्प्लिट सेकंड में साना निर्वाणा के अंदर एंटर कर जाती है। साना अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती और पीछे मुड़कर किरोटा को हर चीज के लिए थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ गैब्रियल पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि साना वहां तक पहुंच पाएगी। निर्वाणा का वही जायंट गोल्डन आदमी गैब्रियल से पूछता है कि हाँ, ब्लैक मेज क्या कर रहा है। गैब्रियल जल्दी से कह देता है कि वह सब संभाल लेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ मोमेंट्स बाद शिरोटा अपनी आंखें खोलता है और खुद को फिर से अपने बॉडी में पाता है। वह साना के गाल को छूता है और होप करता है कि इस बार उसे वो खुशी मिल पाए जिसकी वह हकदार थी। उधर निर्वाणा में साना के ऑलरेडी दोस्त बन चुके होते हैं, जो हमेशा उसके साथ खेलने के लिए रेडी रहते हैं। वे उसे रेत में खेलते हुए बुलाते हैं और जब साना उठती है तो दिखता है कि वह रेत में किरोटा और ग्रुट की इमेज बना रही थी। धरती पर किरोटा की मॉम पहले से बेहतर दिखने लगती है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह रोज की तरह अपने बेटे की ग्रेव पर जाएगी, तो वह जवाब देती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा आसमान से उसकी बात सुन सकता है। इसी बीच टिरिन की पावर की वजह से किरोटा अपनी मॉम को स्क्रीन पर देखता रहता है। टिरिन सरप्राइज होती है कि किरोटा दिन भर बस एक स्ट्रेंज लेडी को स्क्रीन पर देखता रहता है। ग्रुट को लगता है कि किरोटा जरूर कोई इवल प्लान बना रहा है, इसी वजह से वो स्क्रीन पर अटका रहता है। तभी ग्रुट को याद आता है कि यह वही वुमन है जिसे उसने टैवन में देखा था और जिसे किरोटा मदर कह रहा था। इसके बाद किरोटा अपनी मॉम से एक तरफा कॉन्वर्सेशन करने लगता है और बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब वह एक इनक्रेडिबल कासल में रहता है और उसके पास अपनी आर्मी भी है। यह सुनकर ग्रुट अज्यूम कर लेता है कि किरोटा मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्सचेंज कर रहा है। किरोटा की बातों से ग्रुट यह कंक्लूड कर लेता है कि मदर ही वह इंसान है जिसने किरोटा को वह सब सिखाया है जो वह जानता है। बिना टाइम वेस्ट किए ग्रुट कंक्लूड कर लेता है कि किरोटा और उसकी मदर मिलकर यूनिवर्स कॉन्कर करने के प्लान्स बना रहे हैं। इसके बाद ग्रुट स्क्रीन की तरफ दौड़ता है और अपनी एलिजेंस प्लेज करता है। किरोटा की मदर को अश्योर करता है कि वह हमेशा उनकी सेवा करेगा। दूसरी तरफ टिरियन को हल्का सा आइडिया होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन वह ग्रुट की डिल्यूजन खराब नहीं करना चाहती। कुछ समय बाद किरोटा सोचता है कि सिचुएशन कितनी टफ है, क्योंकि वह पिछले कई महीनों से इस डैम प्लेनेट पर फंसा हुआ है और उसके पास घर लौटने का कोई तरीका नहीं है, भले ही अब वह दूर से अपनी मदर को देख पा रहा हो। इसके बाद किरोटा प्रोजेक्शन रूम में जाता है और वहां ग्रुट को अपनी मदर को उसकी तरफ से देखते हुए पाता है। ग्रुट ये सब करते हुए बहुत एक्साइटेड लगता है और किरोटा उसकी सिंसेरिटी के लिए उसे थैंक्स करता है। अंदर ही अंदर किरोटा को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन जरूर है, क्योंकि ब्लैक मेज कभी इमैक्युलेट ऑर्डर का हिस्सा हुआ करता था। इसी वजह से किरोटा को यकीन होता है कि उसे वापस व्हाइट मैजिक यूजर बनाने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। इसके बाद किरोटा अपनी मदर को एश्योर करता है कि वह सक्सीड करेगा ताकि वे दोनों फिर से साथ रह सके। मदर को देखने के बाद किरोटा टिरियन से कहता है कि ब्रॉडकास्ट स्टॉप कर दे ताकि वे अगले काम पर फोकस कर सके। इसके बाद तीनों ब्लैक मेज की लैबोरेटरी सर्च करना शुरू करते हैं, होपिंग कि कुछ यूजफुल मिल जाए, लेकिन काफी देर तक कुछ भी हाथ नहीं लगता। तभी टिरियन को एक डायरी मिलती है जो एक स्ट्रेंज लैंग्वेज में लिखी होती है। वह किरोटा से पूछती है कि क्या यह उसने लिखी है। किरोटा अपनी मेमोरीज में सर्च करता है, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता और वो जल्दी से झूठ बोल देता है कि यह उसके किसी वर्शिपर की होगी, क्योंकि उसके बहुत सारे हैं। इसके बाद टिरियन बताती है कि डायरी में लिखे टेक्स्ट्स एंशिएंट डीमन लैंग्वेज में हैं, जिसे वह या किरोटा डिसाइफर भी नहीं कर सकते। टिरियन को यकीन हो जाता है कि यह किसी एंशिएंट मेज का हैंडीवर्क है। इसी वजह से उसे लगता है कि वही पर्सन किरोटा को ब्लैक मैजिक से प्यूरिफाई करने का तरीका जानता होगा। तब किरोटा डायरी में एक सिग्नेचर नोटिस करता है और वह किसी टैल्कम नाम के व्यक्ति का होता है। किरोटा ब्लैक मेज की मेमोरीज में झांकता है और रियलाइज करता है कि वह टैल्कम से पहले मिल चुका है। किरोटा बताता है कि टैल्कम एक गॉब्लिन है और तुरंत ग्रुट को बुलाकर पूछता है कि क्या वह टैल्कम नाम के किसी गॉब्लिन को जानता है। ग्रुट तुरंत जवाब देता है कि टैल्कम आसपास के सबसे स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन्स में से एक
है क्योंकि वह एक मेज है। अपेरेंटली वह ड्रोगल ट्राइब का चीफ है। यह सुनकर कुरोटा खुश हो जाता है और ग्रुट से पूछता है कि क्या वह उन्हें टालकम तक ले जा सकता है। यह सुनकर ग्रुट सरप्राइज्ड हो जाता है और बताता है कि उसका क्लैन ड्रोगल ट्राइब के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशंस में नहीं है। कुरोटा जल्दी से ग्रुट को एश्योर करता है कि जब तक वह उनके साथ है उसे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद तीनों ड्रोगल ट्राइब पहुंचते हैं और वहां उनका वार्म वेलकम किया जाता है। ब्लैक मेज की मेमोरीज की वजह से कुरोटा रियलाइज करता है कि वह इस जगह पर पहले भी कई बार आ चुका है। अपने थ्रोन पर बैठा टालकम काफी डेंजरस दिखता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बताया गया था। वह जल्दी ही अपनी चेयर से उठता है और कुरोटा वो उसके साथ आए लोगों का स्वागत करता है। वह यह देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि कुरोटा अपने साथ एक व्हाइट मेज लाया है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ग्रुट पर पड़ती है वह पूरी तरह डिस्गस्टेड हो जाता है। उसके लिए हाफ गॉब्लिन्स सिर्फ चोर्स के काम आते हैं और कुछ नहीं। इसके बाद टालकम कुरोटा से पूछता है कि वह उसके डोमेन में क्यों आया है। कुरोटा जवाब देता है कि वह उसके नॉलेज की वजह से यहाँ आया है। इसके बाद कुरोटा साफ साफ बता देता है कि वह खुद को ब्लैक मैजिक से क्लेंस करना चाहता है। यह सुनकर टालकम सरप्राइज्ड हो जाता है और कुरोटा से पूछता है कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है। कुरोटा बस इतना कहता है कि यह एक लंबी कहानी है, लेकिन उसके लिए व्हाइट मैजिक यूज करने की एबिलिटी पाना बहुत जरूरी है। इसके बाद टालकम कुरोटा को अश्योर करता है कि वह उसके लिए एक प्यूरिफिकेशन एलिक्सर बना सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन पूरी करनी होगी। अपेरेंटली इस एलिक्सर के लिए एक एक्सट्रीमली रेयर इंग्रेडिएंट चाहिए और वह इंग्रेडिएंट एक व्हाइट मेज का बॉडी है। टालकम सजेस्ट करता है कि प्रोसेस अब भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि कुरोटा के साथ पहले से एक व्हाइट मेज मौजूद है। यह सुनते ही टीरियन ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है, लेकिन कुरोटा बीच में आकर टालकम को रोकता है और कहता है कि टीरियन आउट ऑफ बाउंड्स है क्योंकि वह उसकी मेज है। इसके अलावा वह इमैकुलेट ऑर्डर से एग्जाइल्ड भी है। फिर भी कुरोटा टालकम को एश्योर करता है कि वह उसे जल्द ही जरूरी चीज ला कर देगा। जब दोनों एग्री हो जाते हैं कुरोटा जाने की तैयारी करता है और ग्रुट से कहता है कि वह एक मिलिट्री काउंसिल अरेंज करे क्योंकि वे हंट पर जाने वाले हैं। कुरोटा जानता है कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस तेज करने का एक ही तरीका है और वह है एक व्हाइट मेज को मारना, लेकिन वह ये काम ऐसे करना चाहता है जिससे लोगों का फायदा हो ताकि यह एक गुड डीड काउंट कर सके। कुछ ही देर बाद कुरोटा अपने टॉप मेंबर्स को मिलिट्री काउंसिल के लिए गैदर करता है। इस मीटिंग में लिंडल फाइनेंशियल मिनिस्टर मौजूद होता है, मिनिस्टर ऑफ टॉर्चर स्नेक, ब्लैक मेज ट्रेवन, टीरियन, एंटी इमैकुलेट ऑर्डर यूनिट का कैप्टन और स्पेशल एडवाइजर ग्रट भी वहां होते हैं। लेकिन एक सीट खाली रहती है जिस पर लिंडल बताता है कि वह जनरल सेथ की है जो इस वक्त पैकलेस माउंटेन्स की फ्रंट लाइंस पर है। अपेरेंटली वह ग्रे ऑर्ड क्लैंस के खिलाफ आर्मी को विक्ट्री की तरफ लीड कर रहा है। उसकी एक्सप्लॉइट्स दिखाने के लिए टीरियन सेथ की लोकेशन ब्रॉडकास्ट करती है। सेथ बिल्कुल बायडास दिखता है और ऑक्स को ऐसे गिरा रहा होता है जैसे वे कुछ भी नहीं हो। वह इतना मर्सीलेस वॉरियर होता है कि दुश्मनों के खिलाफ जरा भी होल्ड बैक नहीं करता। उसे अकेले ऑपरेट करते देखना ही कुरोटा और ग्रुट की स्पाइन में चिल्स भेज देता है। कुरोटा जल्दी से सजेस्ट करता है कि मीटिंग सेथ के बिना ही शुरू कर दी जाए। इसके बाद कुरोटा बताता है कि उसने ये काउंसिल एक इंपॉर्टेंट रीजन से बुलाया है। जब वह काउंसिल को एड्रेस कर रहा होता है टीरियन वॉर ब्रॉडकास्ट चालू रखती है और वे सेथ को दुश्मनों को ट्रैश करते और उन्हें गालियां देते हुए देख रहे होते हैं। इसके बाद कुरोटा रिवील करता है कि उनका एक्शन इमैकुलेट ऑर्डर पर एक बड़ा ब्लो देने वाला है क्योंकि वे एक व्हाइट मेज को टारगेट करने जा रहे हैं।